नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज असम, बंगाल, पुडुचेरी, केरलम, इस सबके रिजल्ट आ रहे हैं। फाइनल रिजल्ट अभी आना है। पॉल्टोनो दरकार, यही बारी बीजेपी सरकार। तो नमस्कार। अब नमस्कार में आज दुर्ग ढह गया है, बहुत सारे दुर्ग। सबकी नजर वैसे पश्चिम बंगाल पर होगी। भगवा लहरा रहा है। 46 वर्ष में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अपने इतिहास में, और याद कीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो दौर, इसी बंगाल में आजादी के पहले एक सरकार बनी थी, और उस सरकार में हिंदू महासभा, जो आरएसएस जिसको आप कहते हैं, उसकी वो शामिल भी हुई थी। इसको लेकर के बड़ा आरोप झेलना पड़ता है कई बार, और वो भी मुस्लिम लीग जैसी पार्टी के साथ। इतिहास अपने को एक बार दोहरा रहा है। इतने लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी, अगर कोई ड्रीम होगी, कोई सपना होगा, तो यही सपना था। हर स्टेट में चुनाव हार जाए, पश्चिम बंगाल जीत जाए। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, बीजेपी के एक एक नेता से अगर आप बात करेंगे तो सब यही कहेंगे कि अगर पश्चिम बंगाल में जीत हार तय करनी हो और बाकी राज्यों में, तो कहेंगे सारे राज्य को ले लीजिए, मुझे पश्चिम बंगाल दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? पश्चिम बंगाल में अब के पहले, मतलब दीदी के पहले, लेफ्ट का दुर्ग था, उसको दीदी ने ध्वस्त किया। और उसके बाद 15 साल का दीदी का जो शासन है, भारतीय जनता पार्टी उसे कुशासन कहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी उसे कुशासन कहती है। उस कुशासन का प्रतिफल है कि आज भगवा लहराने की स्थिति में है। मैं आपको ऐसा कोई डेटा दिखाने वाला नहीं हूं जो इलेक्शन कमीशन के बियॉन्ड। जो टेलीविजन चैनल्स दिखा रहे हैं वो अलग बात है। मैं आपको वो डेटा दिखाऊंगा जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल डेटा है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल डेटा। लेकिन उस ऑफिशियल डेटा में भगवा लहराता हुआ दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, आसाम में, और बहुत हद तक तमिलनाडु में भी। लेकिन तमिलनाडु ने तो मिरेकल कर दिया मित्रों, मिरेकल कर दिया। किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक पोल सर्वे आया था, एक एग्जिट पोल का था, और एक सर्वे भी आ रहा था टीवीके के बारे में। एक छोटे मोटे स्टार, फिल्म स्टार, छोटे मोटे नहीं, बहुत चर्चित फिल्म स्टार हैं विजय, उनकी नई पार्टी, नया इंट्रेंट, कोई गांठता नहीं था, जिससे मिलने को के लिए राहुल गांधी ने मना कर दिया, मुलाकात करने से भी मना कर दिया। राहुल गांधी इस हैसियत की भी नहीं समझते थे टीवीके के विजय को। भारतीय जनता पार्टी हालांकि हाथ मिलाना चाहती थी, लेकिन टीवीके ने हाथ मिलाने से मना किया। स्वीप कर रही है, स्वीप जिसे कहते हैं, स्वीप, आंधी चल रही है विजय की तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी ऐतिहासिक घटना हो रही है। एआईएडीएमके, डीएमके, इस दोनों के बीच में सत्ता परिवर्तन होता रहा है, लेकिन मूल रूप से जो पेरियार, जो आइडियोलॉजिकल गढ़ था अभी तक के भारतीय राजनीति में, जो सबसे बड़ा गढ़ था जातीय राजनीति का या जातीय फिलॉसफी का, वो पेरियार की फिलॉसफी आज तमिलनाडु में ध्वस्त हो रही है। पेरियार की फिलॉसफी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, और इसका क्या रिपल इफेक्ट पूरे देश पर पड़ेगा। क्या जातिवादी राजनीति अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है? नहीं चलेगा जाति का कार्ड। नया मॉडल मोदी का चलेगा, नया मॉडल भगवा का चलेगा। क्या मोदी इसे स्थापित करने जा रहे हैं? आज जब शाम मोदी एक जगह जाएंगे, जिसकी प्रतीक्षा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को है कि मोदी कब वहां पहुंचेंगे। जब मोदी पहुंचेंगे तो मोदी क्या क्या बोलेंगे? क्या मोदी सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित रहेंगे? क्या मोदी आसाम और पश्चिम बंगाल की विजय को ही सेलिब्रेट करेंगे, या मोदी तमिलनाडु पर भी कुछ बोलेंगे? मोदी ये बोलेंगे कि एआईएडीएमके के साथ उनका अलायंस सफलीभूत रहा, ट्रेंड अच्छा है एआईएडीएमके भी के फेवर में, और कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में एआईएडीएमके
अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं और शहरी इलाकों में टीबीके के विजय ने परचम लहरा दिया है, झंडा गाड़ दिया है और पेरियार का वो पूरा दर्शन जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उदय निधि स्टालिन, स्टालिन के सुपुत्र क्या कह रहे थे? सनातन को जड़ से मिटा देना है, सनातन को नेस्त नाबूद कर देना है, सनातन तो डेंगू है, सनातन तो मलेरिया है। आज उदय निधि स्टालिन का कोई नाम लेवा नहीं है, वो खुद ट्रेल कर रहा है, पिता उनके ट्रेल कर रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है उस तमिलनाडु में जिसमें और अभी अपोजिशन में कोई कैरिस्माई नेता नहीं है, जयललिता नहीं है। उसके बाद भी एआईएडीएमके अपने दुर्ग को बचाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है, लेकिन एक नया इंट्रांट, एक नया खिलाड़ी विजय ने सबका पत्ता साफ कर दिया। मैं इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल डेटा है, अभी जब मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हालांकि आखिरी वक्त तक इंतजार करना चाहिए, शाम 6 बजे तक इंतजार करना चाहिए, आखिरी राउंड की गणना तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए अगर आप टेलीविजन देख रहे होंगे तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप हमारे नेटवर्क पे आ जाइए, आपको क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये तमिलनाडु का डेटा हम दे रहे हैं। अभी तक का जो आंकड़ा है, लेटेस्ट आंकड़ा, टीबी के 106, एडीएम के 64, मतलब एआईएडीएम के 64, डीएम के 42, पीएम के 5 और इंडियन नेशनल कांग्रेस 5, बीजेपी 3, डीएमडी के 2। ऐसा आंकड़ा अभी आपको कोई टेलीविजन चैनल नहीं दे रहा होगा, अलायंस दे रहा होगा या फिर कोई एक दो बड़ी पार्टियों का दे रहा होगा, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों का भी हम आंकड़ा आपको मुहैया करा रहे हैं। टीबी के जो पहली बार पार्टी है, एक मिनट थोड़ा सा नीचे लाइए, आपको एक बार फिर से, टीबी के जो 106 सीट पर आगे चल रहा है, नया इंट्रांट है, डीएम के 64 पे, एआईएडीएम के 64 पे, डीएम के 42 पे, पीएम के 5 पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 पे, बीजेपी 3 पे और डीएम के 2 पे। ये है तमिलनाडु का आंकड़ा। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल का आंकड़ा दिखा रहा हूं और ये वोट शेयर भी दिखाना चाहते हैं। अभी जो वोट शेयर दिखा रहा है इसमें, ये पश्चिम बंगाल का आंकड़ा आ गया। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, जो लेटेस्ट अभी तक का आंकड़ा है उसके हिसाब से बीजेपी 173, एआईटीसी 85, बीजीपीएम 1, एजीयूपी 1, सीपीआईएम 1, एआईएसएफ 1। मैं हैरान हूं मित्रों, सीपीआईएम खाता भी शायद खुलेगा कि नहीं खुलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन देखते हैं खाता खुलता है कि नहीं। अभी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 85 पर है, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के बाद। टेलीविजन दिखा रहा होगा 130, 135, 140, वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा आंकड़ा दिखाते हैं आपको आसाम का। आसाम आप देख चुके होंगे, आसाम का भी दिखा देते हैं, डिटेल्स देखिए। बीजेपी 78 पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस 24 पे, बीओपीएफ 10, एजीपी 3, एआईयूडीएफ 2, आरजेआरडी, अच्छा आरजेआरडी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है, आरजेआरडी 2, यूपीपीएल 1। ये है आसाम का। अब एक बार केरलम चलते हैं सबसे पहले, या पुडुचेरी, केरलम लेके चलिए जरा सा। केरलम का हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं, पहले जल्दी जल्दी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं, उसके बाद एनालिसिस पर आएंगे। नेशनल कांग्रेस आईएनसी 56, सीपीआईएम 29 और एयूएमएल 23, सीपीआई 12, केईसी 7, आरएसपी 3 और अदर्स 7 का। ये है केरलम का आपको पूरा डेटा। मतलब जो यूडीएफ अलायंस है, कांग्रेस लेड यूडीएफ अलायंस जो है, वो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी में है और वो सरकार बनाने जा रही है। पुडुचेरी का हम आपको दिखा रहे हैं, ये है एआईएनआरसी 9, बीजेपी 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1, एडीएमके 1, डीएमके 1, अदर्स 3, और यहां पर बीजेपी और एआईएनआरसी का अलायंस है। तो ये अलायंस भी यहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। अब इसको हटाते हैं और चर्चा करते हैं एनालिसिस की। क्या हुआ, कैसे कैसे दुर्ग ठहरा है।
स्टालिन कहां पर कमजोर हो रहे हैं और कहां पे स्टालिन की कमजोरी के बाद पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। कल की खबर हमने आपको दिखाई थी कि पश्चिम बंगाल में बड़ी तेजी से परिस्थिति बदली थी। ऐसा कहा जा रहा था कि जो गृह मंत्री अमित शाह का कैलकुलेशन है 200 पार, वो 200 पार नहीं जा पा रहा है। रिगेन कर रही है ममता बनर्जी, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि ममता बनर्जी अब पिछड़ रही है, पिछड़ चुकी हैं और आसाम में एक बार फिर से हिमंता विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दो तीन महत्वपूर्ण सीट है। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी जो आगे थे, बहुत हद तक आगे चल रहे थे, ममता बनर्जी से आगे चल रहे थे, उसके बारे में खबर आ रही है कि वो पीछे हो गए हैं और ममता बनर्जी लीड कर रही हैं। इस रिजल्ट के लिए जो अंतिम आंकड़े हैं उस तक इंतजार करने के लिए आपको शाम 6 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए सोचने और समझने की बात है। अभी आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी हर तरफ से घेरा जा रहा था। हालांकि इसका जो फॉलो आउट होने वाला है इकोनॉमी पर, वो थोड़ा सा नुकसानदेह होगा, क्योंकि अभी ये जीत का जश्न है और आपको एक शॉक मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि बंगाल, आसाम और ये जो 4-5 स्टेट के जो चुनाव है उसके रिजल्ट के बाद भारत की जनता को एक कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत है पेट्रोल डीजल के प्राइस में इजाफा को लेकर के। ऐसा कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वो जब तक होता नहीं है तब तक आप अनुमान मानिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चिर प्रतीक्षित थी पश्चिम बंगाल में इस रिजल्ट के लिए और मोदी के माथे पर एक बड़ा सेहरा बंधेगा और अभी तक मोदी अजय माने जाएंगे, ऐसा भारतीय इतिहास में नहीं हुआ जो मोदी ने कर दिया। 27 साल लेफ्ट की का शासन रहा और उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी का। अब कल्पना कीजिए, टोटल लगभग 27 और 15, लगभग 50 वर्ष के आसपास तक दो पार्टी की सरकार रही और उस दो पार्टी की सरकार को कांग्रेस धकेल नहीं पाई। वाम अपने 15 वर्ष को 15 वर्ष के बाद रीगेन नहीं कर सकी। जनता, इसका मतलब भारत की डेमोक्रेसी मजबूत होते जा रही है। और आज जो विवरण दे रहे थे कांग्रेस के नेता टेलीविजन चैनल्स पे आकर के, वो कह रहे थे कि एसआईआर और चुनाव आयोग दोनों ने मिलकर के पश्चिम बंगाल जिता दिया। किसको? भारतीय जनता पार्टी को। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, तो फिर केरलम में क्या हुआ? केरलम में अगर आप इलेक्शन कमीशन के आंकड़े को भूल जाएं और टेलीविजन के रिजल्ट को आप देखें और अगर वो रिजल्ट कंटिन्यू रह जाता है तो यूडीएफ 90 सीट के आसपास ला रही है। लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो रहा है केरला में। कांग्रेस लेड जो यूडीएफ है वो 90 सीट के आसपास पहुंच रही है, 80 प्लस तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सुपड़ा साफ हो गया। और तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु में अगर यही एसआईआर और ईवीएम का खेल रहता, चुनाव आयोग खेल कर रही होती, तो टीबीके कैसे पहुंच जाती? टीबीके का आने का मतलब है कि पूरा चुनाव फ्री, फियरलेस और जिम्मेदारी के साथ लड़ा गया है। लोगों ने मतदान किया है। यह जनता का चुनाव है, जनता जीत रही है। लेकिन इकोसिस्टम को अभी तक बात समझ में नहीं है। अब जो आखिरी दुर्ग है, वो ठीक कह रहे थे सुधांशु त्रिवेदी कि आखिरी दुर्ग जो बचा हुआ है वो एक विश्वविद्यालय है और खान मार्केट का इलाका है। ये खान मार्केट और एक विश्वविद्यालय विशेष, और उसका जो अभी टेंटिकल्स देश में एक आध दो जगह पर है फैला हुआ, उसके दुर्ग का ढहना बाकी है। बाकी सब ढह गया है। क्यों? क्योंकि वो आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी उसी 70s में जी रहे हैं, 80s में जी रहे हैं, मार्च ऑन में लगे हुए हैं। उनकी फिलॉसफी ध्वस्त हो चुकी है। कोई बायर नहीं है, कोई टेकर नहीं है, लेकिन मार्च ऑन उनका लगा हुआ है। ये कब तक चलेगा? पेरियार की जातिवादी राजनीति को टीबीके ने उठा करके पश्चिम बंगाल नहीं,
तमिलनाडु की खाड़ी में गिरा दिया, अरब सागर में, प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। और सोचना पड़ेगा इस जातिवादी कुनबे को और पारिवारिक कुनबे को। ध्वस्त हो गया, शरद पवार ध्वस्त हो गए, उद्धव ठाकरे ध्वस्त हो गए, लालू यादव ध्वस्त हो गए, मुलायम सिंह का परिवार भी लगभग ध्वस्त है, और ममता बनर्जी अपने भतीजों को बढ़ाना चाह रही थी, ममता जी भी ध्वस्त हो गई। स्टालिन जो आखिरी दुर्ग था, जिसको लेकर के ये सारे लोग घूम रहे थे, याद कीजिए, स्टालिन के प्रचार के लिए महाभ्रष्टाचारी पहुंच गए थे, जो कुछ दिन पहले डोजियर निकाल के कह रहे थे और स्टालिन को कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी परिवार है। 2G घोटाले में सबसे ज्यादा आगे बढ़कर के कौन कह रहे थे? दिल्ली के सर्वमना ईमानदार, कट्टर ईमानदार बोल रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी परिवार है, श्रीमान केजरीवाल बोल रहे थे। और वो श्रीमान केजरीवाल आखिरी दिनों में स्टालिन के प्रचार के लिए चेन्नई पहुंच गए। पॉलिटिकल मोरालिटी को इन लोगों ने उठा के प्रशांत महासागर में गिरा दिया और नैरेटिव बना रहे हैं कि चुनाव आयोग हमें चुनाव हरा रही है। नैरेटिव बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। अपने अंदर ना तो केजरीवाल झांक रहे हैं, ना ही राहुल गांधी झांक रहे हैं। राहुल गांधी का एरोगेंस देखिए, अहंकार देखिए। वहां पे कार्यकर्ताओं ने कहा कि टीवीके से आप समझौता कर लीजिए, हो सकता है आपके साथ अलायंस काम कर जाए। लेकिन कोई भी युवा कैरिस्मेटिक राहुल गांधी को पसंद नहीं आता है, पसंद ही नहीं आता है। अपनी पार्टी में नहीं पसंद था, अब जो पसंद है वो उनके तलबे चाटने के लिए बैठे हैं। उनके आदेश के बिना अगर एक शब्द कहीं पर बोल देंगे तो नागवार गुजरेगा। ये हालत है। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी अब अंतिम सांसें गिन रहा है, यह स्पष्ट हो गया। हर दुर्ग ध्वस्त हो गया। एक बचा है केरला, वो उसमें भी अलायंस के साथ किसी तरीके से बाय हुक एंड क्रूक आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तमिलनाडु में क्या पोजीशन है? 5 सीट पर ट्रेंड कर रहे हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का। देश की सबसे प्राचीन पार्टी की हालत यह है, क्योंकि उनके नेता, भले ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब हैं, लेकिन नेता तो राहुल गांधी हैं। खड़गे साहब भी कहते हैं कि हाईकमान से पूछ करके करेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी में हाईकमान सोनिया और राहुल गांधी है, खड़गे नहीं है। यह आत्मचिंतन का वक्त आ गया है, और सबसे अधिक आत्मचिंतन का वक्त लेफ्ट इकोसिस्टम और कांग्रेस पार्टी को करना है, ममता बनर्जी को नहीं करना है। ममता बनर्जी 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बड़ी टक्कर दी है। सराहना करनी पड़ेगी ममता बनर्जी की, तारीफ करनी पड़ेगी कि वो अकेले अपने दम पर टक्कर देती रही, लेकिन उसके भी कैंपेन में पहुंच गए थे श्रीमान कट्टर ईमानदार। अब मैं हैरान हूं कि खुद को ये कट्टर ईमानदार कहते कैसे हैं? महाभ्रष्टाचारी वो जाकर के कह रहे हैं सबको, स्टालिन के साथ हो गए। और मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी को अरविंद केजरीवाल को अपने साथ घुमाना नहीं चाहिए, और अगर वो घुमाती हैं तो उनका भी स्टॉक कम होता है। बीजेपी से लड़ने के लिए उनको खुद ही रणनीति बनानी पड़ेगी। ममता बनर्जी लड़ सकती हैं, लेकिन लड़ेंगी कैसे? ममता बनर्जी ने तो 15 साल में जो सिंडिकेट के साथ काम किया है, और जिस भ्रष्टाचार को ममता बनर्जी देखती रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी भ्रष्टाचार नहीं कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार कर रही है, लेकिन उनसे टक्कर लेने के लिए आपको जिस राजनीतिक नैतिक संबल की आवश्यकता है, वो विपक्ष में नहीं है। नहीं है, स्वीकार कर लीजिए, अब तो स्वीकार कीजिए। फिर भी मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी आज भी अच्छी टक्कर दे रही है, आज भी अच्छी टक्कर दे रही है। इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव में अगर कोई सिकंदर है उस हिसाब से, तो ममता बनर्जी ही है। हारी जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 10 पर आ गई हैं, 20 सीट पर आ गई हैं, पूरा सुपड़ा साफ हो गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने दुर्ग को बचा के रखा है सत्ता से, लेकिन उनको हाथ धोना पड़ेगा, ये बात तो तय है। खैर, एंटी इनकम्बेंसी है, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा होता है, वो नहीं रिटेन कर पाई, फिर भी मैं ये मानता हूं। लेकिन राहुल गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी ममता बनर्जी के 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी को दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, दुनिया नहीं भारत की सबसे पुरानी पार्टी गेन नहीं कर सकी, अपना संगठन नहीं बना सकी, भाजपा बना ली, रिप्लेस कर दिया कांग्रेस पार्टी को। तो ये सोचने की बात कांग्रेस पार्टी के लिए है, और सोचने की बात वो लेफ्ट इकोसिस्टम, लेफ्ट पार्टी छोड़ दीजिए, पार्टी तो बस सिफर है,
वो इकोसिस्टम, वो इको चैम्बर अब क्या करेगा? वही गीत गाएगा। ईवीएम, चुनाव आयोग, एसआईआर, ये उनको मिला हुआ है। एसआईआर का गीत गाएंगे, ईवीएम का गीत गाएंगे और चुनाव आयोग की गुंडागर्दी का गीत गाएंगे, यही सब। अभी फेयर इलेक्शन के लिए अजय पाल शर्मा जैसा ऑफिसर पूरी दुनिया में प्रचलित हो रहा है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। क्यों छाया हुआ है साहब? स्पष्ट हो गया था कि आपकी गुंडागर्दी थी। एसआईआर में जो शुद्धिकरण हुआ वो स्पष्ट हो गया, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा वो स्पष्ट हो गया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का जो अपना परसेंटेज ऑफ वोट है, ऐसा नहीं है कि 20% पर आ गई है, वो अभी भी 41% से, अभी तक के आंकड़े के हिसाब से 41% से अधिक परसेंटेज ऑफ वोट लेकर के मैदान में खड़ी हैं, डटी हैं। 45% ही भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, फाइनल टैली अभी आना है। लेकिन अभी तक के आंकड़े के हिसाब से ममता बनर्जी मैदान में टिकी हुई है परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से, भले ही सीट के मामले में वो थोड़ी नीचे आ जाएंगी। बावजूद इसके अब आप ये नहीं कह सकते कि ईवीएम का कमाल हो गया, तो बैलेट पेपर जो है वो रात को 4 बजे रात को किसी ने पहुंचा दिया। ये सारी बातें बोगस हैं। स्वीकार कीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी थी, जनता ने हमें नकारा है, लेकिन इतना नहीं नकारा है कि हम 10 सीट पर आ जाएं। आप अभी भी फाइट में बनी हुई हैं। थोड़ी और मेहनत करेंगे, थोड़ी और सुधार करेंगे तो आप टक्कर दे देंगे भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि दूध से धुली हुई पार्टी है, उसमें भी कमियां हैं। आप उनकी कमियां को एक्सपोज करते हुए आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप राहुल गांधी के पैटर्न पर चलना चाह रही हैं तो वो नामुमकिन है। तो राहुल का रास्ता छोड़ना पड़ेगा सभी अपोजिशन पार्टी को, और राहुल जी को अब स्वीकार करना पड़ेगा। राहुल और सोनिया के बारे में तो एक बहुत बड़ी खबर में आजकल मैं आपको ब्रेक करने वाला हूं। राहुल और सोनिया की कांग्रेस अब आगे नहीं चल सकती, ये मान लीजिए आप, ये स्वीकार कर लीजिए आप। जब तक कांग्रेस के रणनीतिकार, कांग्रेस में नई एनर्जी, नए नेता, क्रेडिबल, ईमानदार, पारदर्शी नेतृत्व नहीं आएगा, तब तक नहीं चल पाएगा। क्या हुआ राहुल गांधी का ओबीसी कार्ड का? क्या हुआ राहुल गांधी का जातिवादी कार्ड का? क्या हुआ राहुल गांधी के जाति जनगणना का? सबकी हवा निकल गई। और पेरियार के दुर्ग में हवा निकल गई जाति जनगणना की। हमारे यहाँ के नॉर्थ इंडिया के सभी छुटभइये नेता जाति का कार्ड खेल करके स्टालिन का पैर पकड़ने के लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि पेरियार उनके सबसे बड़े आइडियोलॉग थे। पेरियार का दुर्ग ढहना इस बात का द्योतक है कि जातिवादी उन्माद, जातिवादी राजनीति पर विराम लग गया और परिवारवादी राजनीति पर भी विराम लग गया है। ये परिवारवाद और जातिवादी राजनीति के खिलाफ ये मैंडेट है। इस बात को कबूल कर लेना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी जितना जल्दी इस मैंडेट को कबूल करेगी, आत्ममंथन करेगी, कांग्रेस पार्टी खुद को सुधार करके फिर बैटल ग्राउंड में आ सकती है। लेकिन अगर इसी पैटर्न पर कांग्रेस पार्टी चलती रही तो कांग्रेस पार्टी के डेसिमेट होने में वक्त नहीं लगेगा। आने वाला दिन इसका साक्षी होगा। खैर, जो जीता वो सिकंदर, लेकिन जो लड़ी वो भी सिकंदर है। मैं ममता बनर्जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, लड़ी, मजबूती से लड़ी है। ऐसा नहीं है कि वो राहुल गांधी की तरह लड़ी है, ऐसा नहीं है। तो ममता बनर्जी ने भी लड़ाई दी है, टक्कर दी है, राजनीति है। बैटल ग्राउंड में 15 साल तक आप सत्ता में थे, जनता ने कहा कि ठीक है परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को अहंकार से थोड़ा सा बचना चाहिए। मोदी जी के लिए भी ये बात है। मोदी जी अगर चुनाव जीते हैं, जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, तो अहंकार में आप पागल ना हो जाइएगा, ऐसा भी ध्यान रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप में वो शक्ति है जो अहंकार को प्रदर्शित नहीं करेंगे और जनता के मैंडेट को ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता के साथ स्वीकार करेंगे। और आने वाले दिनों में जनता के ऊपर सेस मत लगा दीजिएगा, पेट्रोल डीजल की कीमत को रखिएगा थोड़ा सा पजामे में। यही हमारा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।